अहमद भाई ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि इसराइल दोबारा जो है वो ईरान पे हमला कर सकता है, ये इस सारे मामले को क्या आप देखते हैं वाकई ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है? जी, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। जब इन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो इनका खत्म हुआ था तो वो पोस्टपोन हुआ था, वो एंड नहीं हुआ था। इट वाज अ सीज फायर, तो इट वाज एन एक्सपेक्टेड कि इन्होंने दोबारा ईरान के ऊपर हमला करना है। और यहाँ पे इस वक्त दो फोर्सेस हैं विद इन इसराइल, या आप कह ले विद इन द इंटरनेशनल, क्योंकि इसराइल अमेरिका से की मर्जी के बगैर, अमेरिका की मदद के बगैर हमला नहीं कर सकता ईरान के ऊपर। यहाँ पे अब दो फोर्सेस एट प्ले हैं। जैसे काजी साहब भी फरमा रहे थे कि अमेरिका का जो डिक्लाइन की जिस तरफ इन्होंने इशारा किया, अमेरिका के अंदर दो लॉबीज हैं। एक कहती है कि हमने इसराइल को ऑल द वे जाके सपोर्ट करना है, उसको आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या उसको आप वो न्यूकॉन्स कह लें। दूसरी लॉबी है जो इस वक्त इक्तदार में है, उस लॉबी को कहते हैं अमेरिका फर्स्टर्स। वो ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट है, हम बाहर की जंगों से पैसे निकाल के अमेरिका के ऊपर लगाएंगे, अगर हमने वो ना लगाया तो अमेरिका में गुर्बत की वजह से सिविल वॉर होगी और अमेरिका तबाह हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि हम इसराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने रिसेंटली देखा कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका के बिल क्लिंटन, उसने बाकायदा तौर पे इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो नेतन्याहू जंगें कर रहा है वो सिर्फ अपना इक्तदार बचाने के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से जो अमेरिका के अंदर ये जो लॉबी है अमेरिका फर्स्टर्स की, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल वो जंग ना करे। लेकिन नेतन्याहू की अपनी बका, अपनी उसकी जिंदगी इसी में, अगर वो जंगें और नहीं करेगा तो उसके खिलाफ इसराइली जुडिशरी के अंदर बड़े सवियर केसेस हैं, इसको सजा होगी। कनेसे में इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज हैं वो भी इसको छोड़ के चले गए, लेफ्ट जो है वो ऑलरेडी इसका साथ नहीं दे रहा। सो ये बहुत आइसोलेटेड है और एक आइसोलेटेड दरिंदा, एक जेनोसाइडल मैनिएक कुछ भी कर सकता है। ईरान वाला जो मामला है उस पे हमला मतलब अगर होता है तो दुनिया शॉक नहीं होगी। इट्स एन एक्सपेक्टेड एक्ट जो नेतन्याहू कर सकता है। लेकिन अहमद हसन साहब, खबरें तो ये भी हैं कि 28 दिसंबर को जो नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो उसमें वो पूरा जो है एक मंसूबा पेश करेगा कि वो ईरान के साथ क्या करने जा रहा है और किस तरह से। तो आप क्या समझते हैं, क्या ट्रंप उसको इस सारी चीज की इजाजत देंगे? देखिए, अमेरिका इस वक्त कोई ना कोई इक्वेशन चाह रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर कि वो वहां से पुल आउट कर सके। नेतन्याहू की हद्दुल वसा कोशिश ये है कि अमेरिका को इसमें बॉक डाउन करके रखे। नेतन्याहू को या इसराइल को अपनी एक्सपेंशन के लिए, यानी ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जब से इक्तदार में आया वो रिलक्टेंट है अपने फौजियों को मिडिल ईस्ट में उतारने के लिए। नेतन्याहू हर वो चीज कर रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका मिडिल ईस्ट से ना निकले। ये जो ईरान वाला प्लान है ये उसी तरह है जिस तरह जब मार्को रूबियो भी रिसेंटली इसराइल के विजिट पे गए हुए थे तो इन्होंने कहा हम वेस्ट बैंक को अनेक्स कर लेंगे अपने साथ, जिसपे मार्को रूबियो ने कहा कि मतलब लिटरली उसने कहा कि ये किस तरह की फजूल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। सो बात यही है कि वो जो ईरान वाला प्लान है कि मैं ये करूंगा ईरान के साथ और मैं वो करूंगा, आई थिंक वो इसी तरह का कोई एक हुज्जत है कि किसी तरीके से अमेरिका ना निकले। मुझे पता है क्योंकि अहमद हसन साहब ने कहीं और भी जाना, उनकी कमिटमेंट है। तो अहमद भाई जल्दी से मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, फिर इंशाल्लाह हम आपको इजाजत दे देंगे। ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि 8 ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है, सऊदी अरब के साथ तो हो गया, तो ये सब ममालिक अलग अलग मुआहदे करेंगे या एक मुआहदा होगा, या इस पूरे ताउन पे आपकी क्या राय है? और जो काजी साहब ने बात की है कि जंगों के जरिए कौमें तरक्की करती हैं, तो इसका मतलब मार्का हक में हमें जीत मिली, उसके बाद जिस तरह से तमाम ममालिक हमारे साथ दिफाई मुआहदे करना चाहते हैं, तो फिर इसी यही एक बड़ी वजह है। जी देखें, दुनिया में मैंने काजी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, और दुनिया की मैंने भी आपको यही अर्ज किया था कि दुनिया की जो इस वक्त दुनिया जिस जगह पे पहुंची है, हमने जो तरक्की की है, जिस फॉर्म में इस वक्त आप दुनिया को देख रहे हैं उसमें जंगों का ही किरदार है। जंगे ना होती तो आज ये दुनिया यहां पे ना होती। सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन को अगर किसी चीज ने इफेक्ट किया तो वो वॉर्स हैं, और ये जो जंग हुई है मार्का हक बुनियानुल मरसूस की, दिस वॉर हैज चेंज, प्रैक्टिकली चेंज्ड एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर द रीजन। अब यहां पे आपने देखा है कि मुस्लिम वर्ल्ड के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे ये होता है कि एक मुल्क जो होता है उसमें जो फैसले होते हैं, जो वाकयात होते हैं, उसका पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर इंपैक्ट आता है। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब, जब अमेरिका की सिक्योरिटी
गारंटीज मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्टर्ब हुई। आपने देखा जब अमेरिका ने सबसे पहले सऊदीया को सिक्योरिटी गारंटी दी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और उसके बाद जब ऑयल वाला वो पेट्रो डॉलर वाला हुआ, सिक्योरिटी गारंटी जब अमेरिका की आई तो सऊदीया तक महदूद नहीं रही, वो ट्रांसलेट हुई फिर कतर में भी और बाकी भी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। सो ये डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट के। अब जब पाकिस्तान सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है सऊदी अरेबिया को, डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया, अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल कंसीडर अटैक ऑन पाकिस्तान, तो जाहिर है जो बाकी इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो भी इस सिक्योरिटी पैरामिड में, इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे आना चाहेंगे। कौन सा मुल्क नहीं चाहेगा कि उसको पाकिस्तान के साथ एक उसका ऐसा अलायंस हो कि जिससे उसकी सिक्योरिटी मजबूत हो। सो बहुत सारे मुल्क आना चाह रहे हैं। इसका फ्रेमवर्क जो है इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग, कि ये एक एक मुल्क करके ये आएंगे पाकिस्तान के साथ मुआहदे करेंगे, जैसे सऊदी अरब के साथ हुआ है वैसे डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी हो सकता है, और इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले चंद महीनों चंद सालों के अंदर एक ज्वाइंट अलायंस की तरफ चीजें जाएंगी, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है। क्योंकि इवेंचुअली ये नेचुरल जो टर्न ऑफ इवेंट्स है वो इस तरह हुए हैं कि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ और बाकी ममालिक के साथ एक डिफेंस अलायंस जो है वो मार्जे वजूद में आ। इसका जो अगला स्टेप होता है वो आपकी एक यूरोपियन यूनियन के तर्ज के ऊपर एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है, जिसमें सारे सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। तो चीजें आई थिंक उस तरफ जा रही है और बहुत तेजी के साथ जा रही है। नहीं, पाकिस्तानी मुआशरत को भी इससे फर्क पड़ेगा, को बेहतरी आएगी? जी जाहिर है ये जो आपकी मुआशी मुआहदे होंगे, आपको पता है अरब वर्ल्ड के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग है। अगर जब डिफेंस पैक्ट हो जाता है तो अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन अनदर कंट्री। जैसे पाकिस्तान इस वक्त गारंटर है सऊदी अरेबिया के दिफा का। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी वीक है, सऊदीया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कुछ स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा तो वो डायरेक्टली अपना दिफा स्ट्रेंथन करेगा। ये लॉजिक होती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद हसन अल-अरबी हम मौजूद थे। काजी साहब, अब आप क्या कहेंगे इस पे, जिस तरह से तमाम ममालिक अब एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे आना चाहते हैं, मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है, उसके बाद पाकिस्तान के जो कामयाब मुआहदे हो रहे हैं, दिफाई मुआहदे ख़ास तौर पर, अब भी 8 ममालिक बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं इनको आप किस तरह से देख रहे हैं, और भारत और बांग्लादेश में जो मामला बने हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये संगीन स्ट्रेटेजिक चैलेंज का सामना है इस टाइम भारत को? देखिए, इस वक्त 2 बड़ी तब्दीलियां हैं जिन्हें गौर से देखने की ज़रूरत है। एक तो ये जो सिक्योरिटी का, और एक आप ये कह लें कि हथियारों की दौड़ शुरू होगी। हाँ। और उसमें हमने जो बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं उसमें हमने रशिया की सुपीरियॉरिटी देखी है, और उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। रशिया की इकानमी $1.5 ट्रिलियन की है, और मैं जब फिगर देख रहा था तो मैं हैरान हो गया कि उसकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोडक्शन है वो सारे नेटो को मिला के ज़्यादा है। तो फिर मैंने कहा यार इसकी वजह तो ढूंढें, वजह क्या है? तो पता चला कि वो एक कंसोर्शियम है जो गवर्नमेंट के नीचे काम करता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो चाइना की जो सुपीरियरिटी हमें नजर आई है उसमें गवर्नमेंट को आपने बाहर नहीं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस वाला जो नारा था वो अमली तौर पर गलत साबित हुआ, और आज दस्ते नगर है, इसलिए अमेरिका हम देखते हैं कि मोस्ट इंडेटेड कंट्री बन गया। मगर 2 चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है जो खत्ते में हमें बार बार नज़र आ रही हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि यूरोप हो, अभी 11 दिसंबर की बात है, बल्गारिया के अवाम बिलबिला के बाहर आ गए और गवर्नमेंट उन्होंने नीचे गिरा दी। इस तरह हमने रोमानिया में देखा कि रोमानिया के एस्टैब्लिशमेंट को इलेक्शन का रिजल्ट पसंद नहीं आया तो उन्होंने वो इलेक्शन ही नल एंड कैंसिल कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि दुनिया भर की जो रूलिंग क्लासेज हैं और जो अवाम है ये एक पेज पे नहीं रहे।